देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। ये चैप्टर आज हम आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 आएगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल चीज़ें सारा देख लेते हैं, थ्योरेटिकल सारा चीज़ें समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें और इस चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल तरीके से नॉलेज दें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा जो है वो चैप्टर पूरी तरीके से शुरू होता है। ये पहला टॉपिक आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। देखिए, जब तत्वों का खोज होने लगा तो हमें ये ज़रूरत पड़ी कि तत्वों को एक सिस्टमेटिक तौर पे हम व्यवस्थित करें, एक सही क्रम में हम उसको व्यवस्थित करें, जिससे हमें अध्ययन करने में सरलता हो। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम किसी भी तत्व के बारे में अध्ययन कर सकें या फिर नए तत्वों की खोज करने में हमें बहुत आसानी हो। इसलिए हमें तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ी, तत्वों को क्लासिफाई करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण में किन किन वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए। ठीक है, तो सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित किया जाने लगा। ठीक है, इसके लिए वर्ष 1815 ईस्वी में विलियम प्राउट ने एकक सिद्धांत दिया। फिर वर्ष 1817 में J.W. डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया, और जिसके बाद से इन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की, डोबेराइनर ने, इनका नियम कुछ हद तक सही माना जाने लगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे तत्वों की खोज होने लगी सभी तत्वों पे इनका नियम सटीक तरीके से नहीं बैठता था। डोबेराइनर का त्रिक नियम है क्या? डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में आप समझिए। डोबेराइनर ने ये कहने की कोशिश की कि अगर हम तत्वों को तीन तीन समूह में व्यवस्थित करें, तीन तीन के समूह में अगर हम व्यवस्थित करें, तो हम देखते हैं कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है, वो पहले और तीसरे तत्वों के योग के लगभग मध्यमान होता है। यानी कि यहाँ पे हमने तीन तत्वों का जो है वो समूह बना लिया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का परमाणु भार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना है, एटॉमिक वेट 6.94 है, और यहाँ पे पोटेशियम का है 39.10। तो जब इसको हम जोड़ के और इसका मध्यमान निकालेंगे, कहने का मतलब कि 6.94 प्लस 39.10 अपॉन 2 निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे, तो वो 23.02 आएगा, यानी कि लगभग 22.99 इसके लगभग आता है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम तत्वों को तीन तीन के समूह में व्यवस्थित करें तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तृतीय तत्वों के परमाणु भार के योग के लगभग मध्यमान होता है, औसत के बराबर होता है। ठीक है, तो इनका जो है नियम जो है वो सभी तत्वों पे लागू नहीं हो पाया, इसलिए बाद में इनका नियम क्या हुआ, फेल्योर हो गया। डोबेराइनर जो है वो एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए अपना एक नियम दिया। उसके बाद से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया, जिनमें जो है वो बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आता है। अब जो डोबेराइनर ने दिया, उनके नियम को हम त्रिक नियम से भी जानते हैं, परंतु तत्वों को सही परमाणु भार इससे ज्ञात नहीं होने के कारण इनका नियम जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद से 1863 ईस्वी में J.A.R. न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित एक अपना नियम प्रस्तुत किया, जो नियम अष्टक नियम से विख्यात हुआ। ये भी नियम कुछ तत्वों पर जो है वो लागू होता था, लेकिन जैसे जैसे तत्वों का खोज होने लगा इनका नियम भी धीरे धीरे फेलोर होता गया, सक्सेसफुल उतना नहीं रहा। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्वों के गुण में समानता रखता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप इसे समझ सकते हैं कि अगर हम तत्वों को वर्गीकृत इस प्रकार करें, उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें,
तो हम ये देखेंगे कि प्रत्येक तत्व जो है वो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता रखता था, ठीक है। लेकिन यह ऐसा नहीं था, यह ऐसा इसलिए था जिस तरीके से आप संगीत के स्वर में देख सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो प्रत्येक 8वां जो है वो स्वर में समान नज़र आ रहा है। उसी तरीके से तत्वों को अगर उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले तत्व को छोड़ के प्रत्येक 8वां तत्व जो होता था वो पहले तत्व के गुणों में समानता रखता था। तो ये न्यूलैंड का नियम था। लेकिन न्यूलैंड के नियम में बहुत सारी कमियां नज़र आईं। जैसे इनमें क्या था कि न्यूलैंड के नियम में न्यूलैंड का जो नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। कैल्शियम तक के जितने भी तत्व थे उनके लिए ही लागू होता था। अब जब न्यूलैंड ने ये नियम प्रस्तुत किया उस टाइम प्रकृति में केवल 56 तत्वों की खोज हुई थी। ध्यान में रखिएगा कितनी तत्वों की खोज हुई थी, 56 तत्वों की खोज हुई थी। लेकिन जैसे जैसे नए तत्वों की खोज होने लगी इस नियम का उन सभी तत्वों पे पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाता था, जिसके कारण न्यूलैंड के नियम को भी हमने जो है वो पूरी तरीके से नकार दिया, सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो है वैज्ञानिक ने अपना नियम प्रस्तुत किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा होंगे। इसके बाद से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ने एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया 1869 ईस्वी में, जिनका नाम था मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया और उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम मेंडलीफ का आवर्त नियम से जानते हैं। तो मेंडलीफ द्वारा तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास क्या था, इसमें हम थोड़ा सा इसमें डिटेल से जानने वाले हैं। तो मेंडलीफ ने तत्वों के अध्ययन करके ये पाया कि तत्वों को अगर हम उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें, अगर बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अगर सजाएं, रखें, व्यवस्थित करें, तो एक नियमित अंतराल बाद कुछ समय बाद ये देखते हैं कि कुछ तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है, कुछ तत्वों के गुणों में समानता नजर आती है, ठीक है। तो इसे हम मेंडलीफ के आवर्त नियम से, पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका नियम यह था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो आवर्ती फलन मतलब क्या होता है कि अगर तत्वों को हम उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित करें तो एक तत्व का गुण जो है वो कुछ समय बाद दूसरे तत्व के गुणों में समानता रखेगा, ठीक है। ये चीज़ जो है वो मेंडलीफ ने स्पष्ट करने की कोशिश की। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थीं, ठीक है। 7 क्षैतिज पंक्तियां, यानी कि इस तरीके से पंक्तियां जो होती हैं वो पीरियड कहते हैं, यानी कि पंक्ति कहते हैं। तो उनको 7 क्षैतिज पंक्तियां थीं जिन्हें हम आवर्त के नाम से भी जानते हैं, और 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे जिन्हें हम वर्ग के नाम से भी जानते हैं, समूह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनमें कुल 63 तत्वों को इन्होंने सारणीबद्ध किया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां थीं, कितने आवर्त थे, तो 7, और कितने वर्ग थे, तो 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, यानी कि 9 कॉलम थे, ठीक है। और उसमें कितने तत्वों को सारणीबद्ध किया गया, 63 तत्वों को। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके अलावा उसके बाद भी सारे तत्वों पे इनका नियम जो है वो लागू नहीं हो पाया। उसके बाद से एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मोजले, ठीक है। तो मोजले, इनके दोष को भी देख लेते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष क्या है। उसके बाद से हम मोजले के कुछ थ्योरम पे जाएंगे, कुछ नियम पे उनको डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष ये था कि हाइड्रोजन के गुण प्रथम वर्ग और 7वें वर्ग के तत्वों से समानता रखते थे, तो इसलिए हाइड्रोजन को दोनों वर्गों में रखा गया था। ये एक दोष था। हालांकि एक वर्ग में ही रखना चाहिए था, लेकिन चूंकि पहले वर्ग से भी और 7वें वर्ग से के तत्वों से भी हाइड्रोजन के गुण जो है वो मिलते जुलते थे, इसलिए इनको दोनों वर्गों में रखा गया था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। उसके बाद से क्या हुआ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो हैं वो अति क्रियाशील धातुओं को उन्होंने जो है वो कम क्रियाशील धातुओं यानी कि मृदा धातुओं, सिक्का
जो है वो धातुओं के साथ रखा था। इनको सिक्का धातु भी कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे, कॉपर, सिल्वर और सोना को, गोल्ड को। तो जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम थे ये अत्यधिक क्रियाशील धातु थे और इनको जो है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कम क्रियाशील धातुओं के साथ रखा गया था। इसके अलावा मेंडलीफ के समय में अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हो पाया था, इनर्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, अतः उन्हें इस सारणी में स्थान नहीं दिया गया था। इसके अलावा इनकी कमियां क्या थी कि कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्व जैसे कोबाल्ट को कम परमाणु भार वाले तत्व जैसे निकिल से पहले रख दिए थे। ठीक है, और लास्ट कमियां इनके में थी कि इस सारणी में तत्वों की एक ही संयोजकता प्रदर्शित होती थी। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों की एक ही संयोजकता प्रदर्शित होती थी, जबकि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, मतलब उनकी संयोजकता बदलती रहती है, बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं। तो इस तरीके से इनकी कमियों के कारण मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी जो है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। उसके बाद ट्विस्ट आता है आधुनिक आवर्त सारणी का, यानी कि उसके बाद से आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात चलने लगी और आधुनिक आवर्त सारणी को मोजले ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को संशोधित करने के पश्चात आधुनिक आवर्त सारणी में बदल दिया। तो मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के ऊपर निर्भर करते थे। देखिए, मेंडलीफ ने ये कहा था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, उनका मौलिक गुण परमाणु भार होता है। लेकिन मोजले साहब ने ये कहा कि नहीं, परमाणु भार नहीं होता है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके मौलिक गुण जो है वो परमाणु क्रमांक होता है। अर्थात अगर हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तब एक निश्चित समयांतराल पश्चात उनके गुणों में पुनरावृत्ति देखने को मिलती है, उनके गुण में समानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो मोजले साहब ने क्या कहा? मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर करते हैं, परमाणु भार पर नहीं। अर्थात तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में अगर व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल बाद से गुणधर्मों की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है, गुणधर्मों में समानता देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु क्रमांक है या परमाणु भार है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो वो है परमाणु भार, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का अंतर आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होता है। और पार्ट 2 और पार्ट 3 में जैसे ही हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि अब इसके बाद से आधुनिक आवर्त सारणी के बाद से वर्ष 1913 ईस्वी के संशोधित रूप को, मतलब वर्ष 1913 ईस्वी में इसको संशोधित किया गया और आधुनिक आवर्त सारणी अथवा दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी इसको कहते हैं। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी यानी कि लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या स्पष्ट करने की कोशिश की गई, इसको ज़रा देखते हैं। और आज हम इसी को जो है वो पढ़ते हैं और इसी के आधार पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? तो इस दीर्घाकार या फिर प्रवर्धित आवर्त सारणी में जो है वो 1913 ईस्वी में इसको 1913 से 1921 ईस्वी में बोर ने अपने सिद्धांत के आधार पर संशोधित करके इसको निर्मित किया। किसको? दीर्घाकार या फिर प्रवर्धित आवर्त सारणी को। दीर्घाकार आवर्त सारणी के निर्माण के आधार पर तत्वों के गुण और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच घनिष्ठ संबंध है। अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में आवर्तिता पाई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की जो है वो आवर्तिता वहाँ पे नजर आती है। अब इसके लक्षण क्या है ये देखते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण जो है वो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस आवर्त सारणी में भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज खाने हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, इस तरीके से खाने हैं, और हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज खाने हैं। इस तरीके से दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खाने हैं, जिनको क्रमशः वर्ग और आवर्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जो क्षैतिज खाने हैं उसको आवर्त कहेंगे, जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं उसको वर्ग कहेंगे। ठीक है ना, तो ये पहली चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि इस आवर्त सारणी में 1 से लेकर 8 तथा 0 को मिलाकर कुल 9 वर्ग हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? 1 से लेकर 8 तक तथा 0 वर्ग को भी अगर मिला लें तो कुल 9 वर्ग हैं। 8 और 0 वर्ग को उप विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि 8 और 9 वाले जो वर्ग हैं उसको उप विभाजित ए और बी उपवर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो विभाजित किसको किया जा सकता है? 1 से लेके 7 तक के। तो 1 से लेके 7 तक के तत्वों जो वर्ग हैं उनको उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि टोटल उपवर्ग कितने हो गए? 1 से लेके 7 तक में अगर दो दो उपवर्ग हैं एक में, तो 7 में कितने हो जाएंगे? 7 दूनी के 14 हो गए, और ये एक 15 हो जाएगा। एक वर्ग ये है तो 15 हो गया, और 8 को 3 क्षैतिज ऊर्ध्वाधर खानों में विभाजित किया गया है, तो 3 ये हो गया। तो 15 3 18 कुल वर्ग हैं पूरे दीर्घाकार आवर्त सारणी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे दीर्घाकार आवर्त सारणी को 1 से लेके 18 वर्ग हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके 7 आवर्त हैं। ठीक है, 1 से लेके 7 आवर्त हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताते चल रहा हूँ। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान रख लिया तो डेफिनेटली है कि आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है आपका पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। इसमें ये जो नीचे के दो आप श्रेणी देख रहे हैं ये लेंथेनाइड सीरीज है, यानी कि लेंथेनाइड श्रेणी है, और ये एक्टिनाइड श्रेणी है। लेंथेनाइड श्रेणी में 58 से लेके 71 तक के तत्व होते हैं, और एक्टिनाइड श्रेणी में 90 से लेके 103 तक के तत्व होते हैं। इनको आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है कुछ गुणधर्म भिन्न होने के कारण। यहाँ पे देखिए, अब ये जो है इसमें जो है वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पहला वर्ग है, यहाँ पे मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको अपने नोट्स में नोट भी करते रहिएगा। ये जो ग्रुप 1 यानी कि पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब RbCsFr, ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल कहलाते हैं, यानी कि क्षारीय धातु कहलाते हैं। इसको एक जगह नोट कर लीजिए कि ग्रुप ए के तत्व, वर्ग 1 के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्षारीय धातु टोटल जो है वो 5 वर्ग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इन्हीं 5 वर्गों को मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको नोट भी करते रहिएगा। तो पहला जो वर्ग है हाइड्रोजन, लिथियम, Na, RbCsFr, ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ये जो दूसरा वर्ग है BeMgCaSr, Ba और Ra, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr, Ba, Ra, ये सभी जो तत्व हैं इनको अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट कहते हैं, यानी कि क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इन तत्वों को क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इसको नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो इसमें से अगर कोई भी तत्व आ जाता है, जैसे पूछा जाता है ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय मृदा धातुएं हैं, और कई ऑप्शन दे देगा। तो अगर मैग्नीशियम रहेगा तो वो आपका क्षारीय मृदा धातु है, या फिर यहाँ पे Be रहेगा, या फिर Ca रहेगा, Sr रहेगा। तो इस चीज़ को आप अगर आपको याद है ये चीज़, तो आप बहुत आसानी से उसको करेक्ट कर सकते हैं, आंसर को टिक कर सकते हैं। तो केवल इसको ध्यान ही नहीं रखना है, इस सभी तत्वों को याद भी रखना है कि ग्रुप ए के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, ग्रुप बी के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आपको आवर्त सारणी याद करने का ट्रिक अगर नहीं पता है तो आप बताइएगा, हम एक आपके लिए वीडियो बना के सारी चीज़ें आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो दूसरे वर्ग के तत्वों को हम क्या कहेंगे? क्षारीय मृदा धातुएं कहेंगे, अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट कहेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे ग्रुप 11, वर्ग 11 वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? मृदा धातुएं कहते हैं, सिक्का धातुएं कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई। सिक्का धातु कहते हैं। अब क्यों सिक्का धातु कहते हैं, क्यों मृदा धातुएं कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत कॉपर है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, Rg है।
ठीक है। तो इन सभी जो तत्व हैं, इन सभी धातुओं से क्या बनाई जाती हैं, ये सभी जो है वो सिक्का बनाने में, मुद्राएं बनाने में काम आती हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, जो है वो सिक्का धातुएं कहते हैं, क्योंकि इससे मुद्राएं बनाई जाती हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप 11 के तत्वों को क्या कहेंगे, सिक्का धातुएं कहेंगे। आप इसको नोट भी कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सिक्का धातुएं। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में, जो है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रुप नंबर 17। ये 17 के जो तत्व हैं वो हैलोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हैलोजेंस। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, सारी चीज़ें मैं एकदम क्लियर करते चल रहा हूँ, इसलिए आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। हैलोजेंस इसको कहते हैं। ये जो है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। हैलोजेंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ATUUS, ये सभी तत्व जो हैं वो हैलोजेंस के अंतर्गत आएंगे और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फ्लोरीन जो है वो पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है और सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व ये है हैलोजेंस में। ठीक है। हैलोजेंस बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम सबसे लास्ट ग्रुप 18 के बारे में, वर्ग 18 के बारे में। ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके अंतर्गत जो तत्व आए हैं इनको नोबेल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, UuO। ठीक है। तो ये सभी तत्व क्या हैं, ये अक्रिय गैस हैं। इसको जो है वो शून्य समूह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं। तो इसे भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये एक तरीके से निष्क्रिय तत्व हैं, ये क्रिया नहीं करते। क्यों नहीं क्रिया करते, क्योंकि इनका अष्टक जो है वो पूरा होता है। इनके बाहरी कोश में पूरे जो है वो इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने की या फिर देने की किसी को ज़रूरत नहीं होती है, अष्टक इनका पूर्ण होता है। तो ये रहा कुछ वर्गों को, हमने इंपॉर्टेंट वर्गों के बारे में आपको बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आवर्त सारणी में देखने को मिलेंगी और बहुत सारी बातें आप आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से पढ़ने के पश्चात समझ सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्व को निरूपक तत्व कहते हैं। अब ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है। तो इस आवर्त के जितने भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं, हम निरूपक या प्रारूपक तत्व कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आवर्त सारणी में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्की जो तत्व है वो है हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। ठीक है। तो यूरेनियम यहाँ पे है 92 यूरेनियम। तो इस तरीके से सबसे भारी तत्व यूरेनियम है प्रकृति में। ठीक है। अब तक जितने भी तत्व प्रकृति में प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे भारी तत्व यूरेनियम और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है। इसके अलावा सबसे हल्की जो धातु है वो है आपका लिथियम और सबसे भारी जो धातु है वो है ओस्मियम। तो ये चीज़ भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताते चल रहा हूँ कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो है ऑक्सीजन, और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले धातु कौन सा है, वो है आपका एल्यूमिनियम। तो ये सारी चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई जितना आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे और डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि शेष 7 वर्ग को, वहाँ पे हमने देखा था कि एक जो है वो 1 से लेके 7 तक के वर्ग को हम उपवर्गों में भी विभाजित करते हैं, A और B। तो 1 से 7 तक के तत्वों को उपवर्गों A और B में उपवर्गों में विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से 7 अगर हम वर्गों को उपवर्गों में विभाजित करें तो 7 दूनी के 14 उपवर्ग हो गए।
इसके अलावा वर्ग 8 को 3 ऊर्ध्वाधर खाने में विभाजित करते हैं तो 14 3 कितना हो गया 17 और एक शून्य वर्ग, कुल मिला के 18 ऊर्ध्वाधर खाने हमारे बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पूरे पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं 18 ऊर्ध्वाधर खाने बने हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आएगा कि उपवर्ग फर्स्ट ए और 7a के साथ समानता होने के कारण हाइड्रोजन को दोनों वर्गों में रखा गया है। पहले वर्ग में भी फर्स्ट ए में भी और 7a में के साथ दोनों तत्वों के समानता रखने के, यानी कि फर्स्ट ए के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं और 7a के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं हाइड्रोजन, उन सभी तत्वों के साथ समानता रहने के कारण हाइड्रोजन का इन दोनों वर्गों में रखा गया है। इसके अलावा जो ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये कह रहा है कि उत्कृष्ट या फिर अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेस जो होते हैं वो आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में रखा गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अक्रिय गैस को शून्य वर्ग में यहाँ पे स्थान दिया गया है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इस शून्य वर्ग को विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं उपवर्ग 1a तथा अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन तत्वों उपवर्ग 7a के बीच सेतु माना जाता है। ठीक है, किसको? उत्कृष्ट गैसों को, अक्रिय गैसों को, शून्य वर्ग को। इसके अलावा कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इस आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। जैसा कि आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी इस आवर्त सारणी में कि कुल 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7 आवर्त हैं। इसके अलावा और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे कि पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम हैं नामक 2 तत्व हैं। पहले जो है वो उसमें मैंने यहाँ पे दिखाया कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से यहाँ पे आवर्त सारणी थी। तो पहले आवर्त में कितने हैं? 1 और 2, हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व हैं। इसके अलावा दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। ये याद ज़रूर रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या? कि पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। यहाँ पे मैं लिखते भी चल रहा हूँ इसलिए आप याद रखेंगे। चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। ठीक है, और 6वें आवर्त में आपके कितने तत्व हैं? आपके 32 तत्व हैं। 6वें आवर्त में 32 तत्व हैं। यहाँ पे चौथे और 5वें में 18 हैं और 6वें में 32 तत्व हैं और 7वें में शेष जितने भी तत्व बच जाते हैं, जितने तत्वों की खोज होती है वो सभी 7वें आवर्त में रखे जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसके अंतर्गत यही चीज़ बताया गया है। इसके अलावा और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया कि 58 से लेके और यहाँ पे 58 से लेके 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड और 90 से लेके 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे आप दोनों श्रेणियों को देख पा रहे होंगे। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आवर्तों के गुण। अब आवर्त में अगर हम लेफ़्ट से राइट चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं कि बाएं से दाईं ओर चलते हैं आवर्त सारणी में, तो उनके गुणों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। जैसे आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं ओर चलें तो परमाणु आकार जो है वो घटता है, एटॉमिक साइज क्या है वो घटता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, धन विद्युतीय लक्षण घटता है, आयनन विभव बढ़ता है, धात्विक लक्षण घटता है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। एक तरफ जो है वो जितने भी घटते चीज़ें हैं वो सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आसानी होगी, और एक तरफ बढ़ती हुई चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे जो चीज़ें बढ़ेंगी वही समूह में ऊपर से नीचे आने पे घटेंगी। ये चीज़ अभी मैं आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूँ। तो आयनन विभव क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक लक्षण घटता है। किस तरीके से? बाएं से दाएं जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे। इसके अलावा विकर्ण संबंध क्या होता है? देखिए, आवर्त सारणी के दूसरे और प्रथम, और यहाँ पे देखिए चीज़ों को मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसमें समझा देता हूँ। आवर्त सारणी में जो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं उनमें कुछ तत्वों में
विकर्ण संबंध पाया जाता है। यानी कि विकर्ण संबंध मतलब क्या, विकर्ण पर स्थित तत्वों के गुण जो है वो दूसरे के गुण से समानता रखते हैं। जैसे इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ये कुछ तत्व हैं जो आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। इसको ट्रिक की सहायता से भी आप याद रख सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया था, लीबेबक नामग अल सी, ठीक है। तो जो भी विकर्ण पे तत्व है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध होता है, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। तो ये तीन तत्व जो हैं वो आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से और बोरान का सिलिकॉन से, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। या फिर ट्रिक, लीबेबक नामग अल सी। अब यहाँ पे विकर्ण पे जो तत्व हैं उनको आप ध्यान में रखते चलिए, ठीक है। इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो विकर्ण संबंध आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा क्या क्या चीज़ें घटता है, तो क्षारीय लक्षण घटता है और अम्लीय लक्षण बढ़ता है। संयोजकता हाइड्रोजन के प्रति 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है। अब यहाँ समूहों में क्या होगा कि वहाँ पे धन विद्युतीय लक्षण घट रहा था, लेकिन अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, इस तरीके से, यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ। अगर समूह में आप लिथियम से लेके और इस तरीके से नीचे की तरफ चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, तो इनके गुणों में कुछ क्रमिक परिवर्तन होगा। जैसे आवर्त में आपने देखा यहाँ पे कि आवर्त में परमाणु आकार क्या होता था, घट रहा था बाएं से लेके दाएं ओर जाने पे, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो जो इसमें घट रहा है समूह में ऊपर से नीचे आते समय, कुछ बातें इनमें एकदम सेम अपोजिट रहेंगी। जैसे परमाणु आकार इसमें घट रहा है और समूहों में अगर आप देखेंगे, वर्गों में अगर आप देखेंगे, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आयनन विभव का मान बढ़ रहा है इसमें बाएं से दाएं ओर जाने पे, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आयनन विभव इसमें क्या होगा, घटेगा। तो एक चीज़ आप एक काम कीजिए कि इस तरीके से एक टेबल बना लीजिएगा, जिसमें यहाँ पे आवर्तों के गुण लिख दीजिएगा बाएं से दाएं ओर जाने पे, और यहाँ पे समूहों के गुण लिख दीजिएगा, ठीक है। समूहों के गुण लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊपर से नीचे आने पे, ठीक है। और जो चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं उसको लिख दीजिएगा, जो चीज़ें बढ़ रही हैं यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा, और जस्ट अपोजिट जो चीज़ें हैं वो आप एक तरफ लिख दीजिएगा। एक चीज़ को आप याद रख लेंगे, जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे किन गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर जो घटता है तो वो समूह में बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप सिंपल भाषा में भी याद कर सकते हैं, या फिर सिंपली इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पे परमाणु आकार घटता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, धन विद्युतीय लक्षण घटता है, आयनन विभव बढ़ता है, धात्विक लक्षण घटता है। लेकिन इससे थोड़ा सा जो है वो क्या होगा, भूलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आप एक टेबल बना के दोनों को एकदम सम्मुख रखेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। जैसे समूह में जो है वो ऊपर से नीचे चलने पे धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। इसके अलावा उपवर्ग के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्रमिकता से घटते बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है, आयनन विभव घटता जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे कम से कम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कम से कम 30 तत्वों आपके हमेशा याद रहने चाहिए, उनके संकेत के साथ, उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के साथ, ठीक है। परमाणु भार याद करने की तो एक ट्रिक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग सभी तत्वों में कुछ तत्वों को छोड़ के अगर उनके परमाणु क्रमांक को दोगुना कर देंगे तो आपका परमाणु भार निकल के आ जाएगा। जैसे ये हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, तो 2 है, तो 2 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 क्या है, ये परमाणु भार है लगभग हीलियम का, ठीक है। इसी तरीके से लिथियम का अगर देखेंगे आप, यहाँ पे लिथियम का क्या है, 3 है, तो 3 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 आ गया, और 6.94 लगभग इसके लिथियम का परमाणु
भार हो गया। तो परमाणु क्रमांक में 2 गुना करेंगे तो आपका परमाणु भार निकल के आ जाएगा। कुछ तत्व हैं जैसे कि अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु भार 35.5 होता है। तो 17 का अगर 2 गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 आ रहा है, तो उसमें केवल 1.5 जोड़ना होता है, तो हमारा 35.5 क्लोरीन का परमाणु भार निकल के आ जाता है। तो लगभग ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो कम से कम अगर 30 तत्वों का अगर आप याद रखेंगे तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, हीलियम का He, लिथियम का Li, Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na। इस तरीके से सबको आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है। इस तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-3 बार लिख देंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व हैं उनके आविष्कारक के भी नाम याद कर लीजिएगा कि इनके खोजकर्ता कौन हैं। जैसे हाइड्रोजन का कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसकी जो है आविष्कार किया था, इसका खोज किया था। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ों को रदरफोर्ड, सीले, ये याद रखेंगे। ठीक है, परमाणु भार भी याद रखेंगे, काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको काम आएगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ भी बता देता हूं कि किस तरीके से आप वेबसाइट पे जाएंगे और कैसे आप हमारे वेबसाइट से इस पूरे चीज़ को पढ़ सकते हैं। ये पूरा जो थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं। अब जैसे ही गूगल में आप panditechnical.in लिख के सर्च करेंगे, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी जिसमें आपको आवर्त सारणी से रिलेटेड एक पोस्ट मिल जाएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। लिंक पे टच करने के पश्चात आप हमारी वेबसाइट पे इस पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। इस पोस्ट में हमने एकदम बाकायदा आपके लिए सारी चीज़ें लिख के रखी हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो और भी अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूलैंड का नियम किस तरीके से हमने समझाया कि प्रत्येक पहले तत्व को छोड़कर लास्टवा तत्व जो है वो इसके गुणों में समानता दर्शाता था। न्यूलैंड ने इस चीज़ की पुष्टि करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इनका नियम फेलोर कर गया। इसके अलावा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है, इनके दोष क्या क्या हैं, सारी चीज़ों को एक तरीके से सारणीबद्ध हमने किया है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, ये चीज़ें भी हमने दिखाया है। आधुनिक आवर्त सारणी, विकर्ण संबंध, दीर्घाकार आवर्त सारणी, सारी बातों को हमने एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से रखा है। ठीक है, तो अगर आपको ये पोस्ट पसंद आए तो इस पे व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करके आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा आपको, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पार्ट 2 के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए कि पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट देखना चाहते होंगे क्योंकि पूरे थ्योरेटिकल चीज़ों को कवर करने के पश्चात अब बारी है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने की, तभी हम अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।